इंश्योरेंस, ये वर्ड सुनते ही बहुत लोगों को लगता होगा कि इसकी मुझे क्या ज़रूरत है। बट क्या आप एक मिनट के लिए बस सोच सकते हो कि अगर इनकेस फ्यूचर में आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली का क्या होगा? आपकी फैमिली के खर्चे कैसे चलेंगे? आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी? अगर आपके फैमिली में पेरेंट्स हैं तो उनके खर्चे कैसे चलेंगे? ये सब चीज़ को कवर करता है टर्म इंश्योरेंस। सेम थिंग हैपेंड विथ वन ऑफ माई कलीग जो कि 38 ईयर्स का था और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मेरे ऑफिस का ही वो कलीग था और सडन डेथ की वजह से उसकी वाइफ को नई जॉब ढूंढनी पड़ी थी, उसके बच्चों के स्कूल्स चेंज हो गए थे, उनके पेरेंट्स के खर्चे में बहुत तकलीफ आ गई थी। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस नहीं था या अच्छा कोई लाइफ इंश्योरेंस था ही नहीं जो कि उनके जाने के बाद उसकी फैमिली की टेक केयर कर पाए, उसके फैमिली के खर्चे की टेक केयर कर पाए। इस इंसिडेंट के बाद मैं और मेरी टीम ने सोचा कि हम एक ऐसा रोड मैप बनाएंगे, एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे जिसको देख के कोई भी एक आसान भाषा में समझ सकता है कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है आपको, जिससे कि आप एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस अपने और अपनी फैमिली के लिए ले पाए, जिससे कि आपकी फैमिली की जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाए। टर्म इंश्योरेंस वो डिसीजन है आज के डेट में जो अगर आप लेते हो तो आप अपने फैमिली के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लेते हो पर्सनल फाइनेंस में। पूरे वीडियो में आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस की राइट एज क्या होती है लेने की, क्या कवरेज होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, टर्म इंश्योरेंस में कॉमन मिस्टेक्स क्या लोग कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका जो इंश्योरेंस क्लेम होता है, उनकी फैमिली जो इंश्योरेंस क्लेम करती है उसकी वजह से उनको इश्यूज आती है, और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस चूज करने के लिए कैसे ब्रांड को सेलेक्ट करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो कौन से ब्रांड्स होते हैं जो अच्छे होते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में आप समझ जाओगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे आप चूज कर सकते हो एक टर्म इंश्योरेंस अपने और अपनी फैमिली के लिए जिससे कि आपकी फ्यूचर सिक्योर हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियम एंड आई हेल्प मेक स्मार्ट मनी डिसीजंस फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाया था हेल्थ इंश्योरेंस को कैसे चूज कर सकते हैं आप, क्या क्या पैरामीटर्स आप उसमें देखते हो। सेम उसी तरह से हमने सोचा कि टर्म इंश्योरेंस के लिए भी हमें एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वीडियो, सिंप्लीफाइड गाइड बनाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा टर्म इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है, कैसे टर्म इंश्योरेंस खरीदनी होते हैं, क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। आपकी जो लाइफ की इंश्योरेंस होती है उसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। अगर इन फ्यूचर आपको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज कुछ सम अमाउंट के रूप में आपके फैमिली को कवर करती है, आपके फैमिली को देती है जिससे कि वो अपने फ्यूचर खर्चे, बच्चे के एजुकेशन, बच्चे के मैरिज या फिर इन केस आपकी वाइफ को या आपके फैमिली मेंबर्स को किसी तरह की नीड होती है तो उस खर्चे से वो काम चला सकते हैं। अगर आप देखोगे टर्म इंश्योरेंस आपके फैमिली को आपके बाद फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है, और जो सम अमाउंट होता है वो कितना भी हो सकता है। इट कुड बी 50 lakhs, 1 crore, 2 crore, 5 crore, 7 crore, 8 crore। ये जितना कवर आप लोगे वो एक सम अमाउंट आपके फैमिली को मिलता है। बट मैं ये सारे नंबर्स ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अगर आप देखोगे 20 ईयर्स के एज में अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लेता है लेट्स से 1 करोड़ का, तो उसको मैक्सिमम 600 से 700 के बीच में एक टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का मिल जाता है। विच इज अगर आप किसी भी कॉफी हाउस में जाओगे, कॉफी अगर आप पियोगे एक टाइम का 2 लोग, तो आपको उतने का टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है। एक चीज और टर्म इंश्योरेंस में आपको समझने की ये जरूरत है कि टर्म इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स आएंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करो, आपको इतने का कवर मिल जाएगा, एंड वो बाद में पैसे आपके पास वापस रिटर्न आ जाएंगे। तो आपको ऐसा कोई भी प्लान नहीं लेना है जिसमें आपको पैसे वापस आए। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँ तो मेरे पास कुछ साल बाद इतने पैसे वापस आ जाएंगे, बट मैं आपको कैलकुलेशन से समझा दूंगा। वो टर्म इंश्योरेंस महंगे होते हैं और बदले में जो आपको पैसे मिलते हैं उसमें भी आपको टैक्स डिडक्ट होता है, वो कुछ 4 से 5% का इंटरेस्ट लगा के आपको दी जाती है। तो जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस लेना है, कोई भी एंडोमेंट प्लान नहीं लेना है, कोई भी मनी गारंटी प्लान नहीं लेना है, कोई भी मनी बैक प्लान नहीं लेना है, यूलिप प्लान नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सिंपल सा टर्म इंश्योरेंस, इसके लिए आप एक्स अमाउंट दोगे और वाई अमाउंट का आपको कवरेज मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए, कवरेज कितने का होना चाहिए और किस एज में खरीदनी चाहिए। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस का कवरेज का बात करोगे किसी भी एजेंट से या किसी और लोगों से, तो आपको कोई भी एक रैंडम नंबर चिपका दिया जाता है। 50 लाख की ले लो, 60 लाख की ले लो, 1 करोड़ की ले लो, बट ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। आपको अगर टर्म इंश्योरेंस का कवरेज कैलकुलेट करना है तो आपको बहुत सारी चीजें इन कंसिडरेशन लेनी चाहिए। पहला जो गोल्डन रूल होता है वो ये होता है कि आपकी जो एनुअल सैलरी है उसका 20 टाइम्स आपका कवरेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सैलरी 5 लाख रुपए पर ईयर है तो मेरा जो कवरेज होना चाहिए इंटू 20 करूंगा तो मैं 1 करोड़ का मेरे पास कवरेज होना चाहिए मिनिमम। प्लस आपको उसमें वो सारी चीजें भी कंसिडरेशन में लानी है। अगर लेट्स से आपके पास कोई बहुत बड़ा लोन है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, मैरिज लोन है या किसी भी टाइप का लोन है, लाइबिलिटी
है या फिर आपके बच्चे के एजुकेशन है या आगे कोई बहुत बड़ा खर्चा है, तो वो सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है इस कवरेज अमाउंट में। जब उस कवरेज अमाउंट में आप ये सारी चीजें कंसिडर कर लेते हो तो आप एक सम अमाउंट में पहुंचते हो, वो आपका कवरेज अमाउंट होना चाहिए। या फिर सिंपली आप एक चीज ये कर सकते हो कि जितनी भी मंथली सैलरी आपके पास आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं मंथली 50,000 रुपए कमाता हूँ, तो मैं उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 300 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरे पास अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका कवरेज अमाउंट हो जाता है। बट हाँ, आपको ये हमेशा कैलकुलेट करना है जितने भी आपकी लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी उसमें कवर होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको कवरेज अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लेना पड़े क्योंकि आपके पास ज़्यादा लाइबिलिटीज हैं, तो आप उसमें अपनी प्रीमियम कम करने के चक्कर में मत रहिएगा। आपका कवरेज हमेशा बड़ा होना चाहिए क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी कवरेज कितने अमाउंट का होना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आना चाहिए वो आना चाहिए कब सही समय है टर्म इंश्योरेंस लेने का। तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, टर्म इंश्योरेंस लेने का सही समय हमेशा आज होता है। कल जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लोगे तो वो हमेशा लेट होता है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जब भी आपको पता चले टर्म इंश्योरेंस के बारे में तब आप टर्म इंश्योरेंस ले लो। या तो मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी आप अपने यंग एज ग्रुप में हो, लेट्स से 20s में हो, तब आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है टर्म इंश्योरेंस लेना, क्योंकि आपकी एज कम होती है और आप बीमारियों से दूर रहते हो उस टाइम पे। जब आप बीमारियों और से दूर रहते हो और एज कम होता है तो आपको जो प्रीमियम होता है वो कम होता है। तो कम एज में अगर आप प्रीमियम लॉक कर दो तो आपको कवरेज बड़ा मिलेगा। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि जब भी आप हेल्दी हो, जब भी आप यंग हो, तब आप इंश्योरेंस लेने का, कोई भी इंश्योरेंस लेने का सबसे बेस्ट टाइम है, वेदर इट इज हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। अगर आप देखो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना तो आपको 700 से 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। और द नेक्स्ट पीस इज प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है। प्रीमियम डिसाइड करने के एक टर्म इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है उनके पास मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपका एज। जैसे मैंने बताया तो एज जो फैक्टर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जितनी कम एज होती है उतना कम आपका प्रीमियम होता है। आपकी एज जैसे ही बढ़ती है आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को लगने लगता है कि जब इसकी एज बढ़ती है तो हो सकता है इसका जो क्लेम करने का प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाता है। सेकंड जो होता है वो होता है कि स्मोक करते हो आप, ड्रिंक करते हो आप, या टोबैको यूज करते हो किसी भी टाइप का, तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनको लगता है कि जो स्मोकिंग करते हैं या जो ड्रिंकिंग करते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बीमार पड़ने की आगे वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। अगर आप देखोगे नॉन स्मोकर्स अगर कोई 30 ईयर्स का एज का है तो उसका जो प्रीमियम होगा वो होगा एटलीस्ट अराउंड 600 to 700 पर मंथ का। अगर यही आप देखोगे स्मोकर्स का जो 30 ईयर्स के एज का होगा उसका जो प्रीमियम आएगा वो एटलीस्ट 1000 से लेके 1500 के बीच का आता है। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस होता है। एटलीस्ट 50 to 60% ज्यादा पे करना पड़ता है स्मोकर्स को। तो स्मोकिंग सिर्फ आपके हेल्थ के लिए नहीं बट आपकी जेब के लिए भी उतना ही महंगा पड़ता है। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर कंसिडर होता है वो होता है हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी है, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है। अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस को या टर्म इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि आप ज्यादा प्रोबेबल है कि आप टर्म इंश्योरेंस को आगे जाके क्लेम कर पाओगे। तो इसीलिए जो आपकी फिटनेस है वो भी इंटैक्ट होनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस के लिए अगर आपको अपनी प्रीमियम लो रखनी है। नेक्स्ट जो होता है फैक्टर वो होता है सम इंश्योर्ड। जितना ज्यादा आपका सम इंश्योरेंस होगा उतना ज्यादा आपका प्रीमियम होगा, जितना कम आपका सम इंश्योर्ड होगा उतना कम प्रीमियम होगा। सिंपल ये एकदम। बट यहाँ पे जो अच्छी बात ये है कि जो आपका प्रीमियम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है आपके कवर के। इसका क्या मतलब है कि लेट्स से अगर मैं 50 लाख का सम इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मेरा जो प्रीमियम होगा फॉर एग्जाम्पल 6000 रुपए साल का आएगा कहीं ना कहीं। अगर मैं इसी सम इंश्योरेंस को डबल कर देता हूँ विच इज 1 करोड़ का, अगर मैं टर्म इंश्योरेंस लेता हूँ जो मेरा प्रीमियम होना चाहिए वो होना चाहिए 12,000 रुपए। बट वहाँ पे 12,000 नहीं, आपको 10,000 ही रुपए पे करना पड़ेंगे। अगर आप देखोगे आपका जो सम इंश्योर डबल हो रहा है तो आपको जो प्रीमियम हो रहा है वो डबल नहीं हो रहा है। वहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो डिस्काउंट देती है। तो जितना ज्यादा आपका टर्म इंश्योरेंस का कवरेज अमाउंट होगा उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है पॉलिसी टर्म। आप कितने साल तक उस पॉलिसी को चलाना चाहते हो, कितने साल तक आप कवर्ड रहना चाहते हो। इसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि अगर लेट्स से आप होल लाइफ कवर रहना चाहते हो तो आपकी प्रीमियम ज्यादा होगी। अगर आप लेट्स से 10 साल या 20 साल तक कवर रहना चाहते हो तो आपकी प्रीमियम कम होगी। आइडियली क्या होना चाहिए, जब तक आप रिटायर ना हो जाओ तब तक तो आप 100% कवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिटायरमेंट होता है तो आपके पास बहुत सारी चीजें अनलॉक हो जाती है। फॉर एग्जांपल एनपीएस अनलॉक हो जाएगा, आपका पीपीएफ अनलॉक हो जाएगा। तो आपके पास एक सम अमाउंट पहले से बना रहता है। तो आप अगर चाहो तो रिटायरमेंट तक ले सकते हो, नहीं तो फिर आप होल लाइफ के लिए भी ले सकते हो। बेस्ड ऑन योर चॉइसेस आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो थी कि क्या क्या चीजों पे आपकी जो सम इंश्योर्ड है या आपका जो प्रीमियम है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो आप करते हो पॉलिसी लेने के टाइम पे। पहला जो कॉमन मिस्टेक आता है वो ये होता है कि आप मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं करते हो।
हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप अगर मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज कर दो तो आपकी प्रीमियम बढ़ जाएगी वहाँ पे, जिसकी वजह से आप मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं करते। आपको जो भी सर्जरी हुई है पहले, आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है, वो 110% क्लियरली आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करो, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो मैक्सिमम जो क्लेम रिजेक्शन होती है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होती है कि आप कंपनी से छुपाते हो कि आपको ये बीमारी, जस्ट बिकॉज आप थोड़े से प्रीमियम वहां बचा लोगे। आपको हमेशा सच्चाई बतानी है अपने हेल्थ इंश्योरेंस को और टर्म इंश्योरेंस दोनों को, जिससे कि आपका क्लेम रिजेक्शन ना हो इन फ्यूचर इन वजह से। सेकंड, इनसफिशिएंट कवरेज ऑफ अमाउंट। लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा अपना कवरेज अमाउंट कम ही रखूंगा तो मेरी प्रीमियम जो है वो और कम हो जाएगी, बट ये गलत है। ऐसे कभी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी ले रहे हो तो अगर आपका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा भी होता है बट आपकी जो फैमिली है वो पूरी की पूरी इसमें कवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपका कवरेज अमाउंट सफिशिएंट नहीं हुआ तो सकता है आगे चल के उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। नेक्स्ट, डिलेइंग योर एप्लीकेशन। लोग सोचते हैं कि मैं कल कर लूंगा, या वो लोग सोचते हैं कि अभी क्या जरूरत है, मैं 2-3 साल बाद ले लूंगा, बट जैसे ही आपकी एज बढ़ती है वैसे ही आपका प्रीमियम भी बढ़ते रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना जल्दी हो 20s में 30s में, तो आपको हमेशा आपको ये कोशिश करना है कि जब भी आप 20s में हो तभी आप टर्म इंश्योरेंस ले लो, ताकि आपकी प्रीमियम लॉक हो जाए और फ्यूचर में आपको प्रीमियम ज्यादा ना पे करना पड़े। अब हमने बात कर ली टर्म इंश्योरेंस कैसे चूज कर सकते हैं, क्या क्या फीचर होनी चाहिए, क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जो आप कंपनी चूज करोगे या जो ब्रांड आप चूज करोगे उसको कैसे आप चेक कर सकते हो कि वो सही ब्रांड है उस पॉलिसी के लिए या नहीं। तो जो सबसे नंबर 1 क्राइटेरिया होता है वो होता है कि पॉलिसी की जो ब्रांड होनी चाहिए वो बहुत ही रेप्यूटेड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये पॉलिसी आप नहीं 1 साल या 2 साल ले रहे हो, आप ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म ले रहे हो जो कि 20 साल 30 साल के ले रहे हो। तो ब्रांड ऐसी होनी चाहिए कि वो ब्रांड उस समय तक एग्जिस्ट करे, वो ब्रांड इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए बेस से कि वो पूरी की पूरी सस्टेन कर पाए। सेकंड, आपको देखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम आते हैं तो उसमें से वो कितना सेटल कर लेता है। तो हमेशा ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% के ऊपर होना चाहिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, ये आपको जरूर चेक करना है। सेकंड जो आपको चेक करना है वो चेक करना है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी के पास 100 क्लेम आए और लेट्स से 98 क्लेम उसके पास 50 लाख के थे, बाकी जो 2 क्लेम थे वो 2-2 करोड़ के थे, अगर वो 50 लाख वाले क्लेम को सेटल कर देता फिर भी उसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा वो 98% ही होगा। बट आप देखोगे जो बड़े 2 क्लेम है वो उसने सेटल ही नहीं करे। तो आपको ये भी देखना है कि अगर वो सेटल कर रहा है कंपनी क्लेम्स तो कितने अमाउंट का कर रहा है। ऐसा तो नहीं वो सब छोटे अमाउंट का कर रहा है क्लेम सेटल और बाकी बड़े अमाउंट का क्लेम सेटल ही नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों रेशियोज को आपको क्लब करके देखना है कि अमाउंट सेटलमेंट रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक कंपनी के पास अगर बहुत सारे क्लेम एक साथ आ गए, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई उस समय बहुत सारे क्लेम आ गए, अगर या कोई डिजास्टर हो गया उस समय बहुत क्लेम आ गए, तो क्या वो कंपनी केपेबल है वो सारे क्लेम को एक साथ सर्विस करने के लिए? ये आपको जरूर देखना है। ये 3 रेशियोज जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ब्रांड को चूज करने से पहले। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि पॉलिसी कैसे लेनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है और ब्रांड कैसे चूज करना चाहिए, ये सारी की सारी डिटेल्स आप जरूर चेक करना जब भी आप पॉलिसी ले रहे हो, तभी आप अराइव कर पाओगे अपने बेस्ट पॉलिसीज पे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से राइडर्स होते हैं जो आप टर्म इंश्योरेंस के साथ ले सकते हो। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। और इन केस आपको कोई क्वेरी हो, आपको लेट्स से कुछ समझ ना आ रहा हो टर्म इंश्योरेंस लेने में, तो जरूर इस वीडियो में कमेंट में आप डाल देना वो क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी ऑफ देम। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।